Good morning student. Welcome to online teaching session of Academic World School बेमेतरा। मैं पंकज कुमार गुप्ता हिंदी शिक्षक कक्षा 12वीं से आज आपको कहानी की रचना प्रक्रिया विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं इस बात की जानकारी आपको प्रदान कर दूं कि कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में पहली बार यह विषय सम्मिलित किया गया है। हालांकि आप प्रायोगिक परीक्षा में श्रवण और वाचन कार्य के अंतर्गत कहानी लेखन से परिचित हैं, कहानी वाचन से परिचित हैं, तो इस तरह से कहानी लेखन की प्रक्रिया आपके लिए दो तरफा फायदेमंद साबित हो रहा है। पहली बात तो सैद्धांतिक परीक्षा में अर्थात थ्योरी पेपर में जब आप परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करने के लिए बैठेंगे तब आपको यह 5 अंकों हेतु पूछा जाएगा। तो दूसरी ओर प्रायोगिक परीक्षा में वाचन कार्य के अंतर्गत जब आप कोई घटना या कहानी सुनाते हैं उस समय 5 अंकों के आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि कहानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहानी यह ऐसा शब्द है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। बच्चा जन्म से लेकर जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए न जाने कितनी कहानियों को सुनता है। कहानी सुनाने वाले उसके अपने मित्र, परिचित, घर के बड़े बुजुर्ग, शिक्षक सभी सम्मिलित होते हैं और एक विद्यार्थी स्वयं कहानी कला में निपुण भी हो जाता है। फिर भी कहानी की रचना प्रक्रिया में हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कहानी लेखन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, कहानी लेखन से महत्वपूर्ण बिंदु, सर्वप्रथम हम कहानी की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। उसके उपरांत कौन कौन से तत्व हैं जो एक कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर ऐसे कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर कहानी लेखन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके पश्चात हम कहानी के प्रकार पढ़ेंगे। वैसे तो कहानी 2 प्रकार की होती है। एक होती है काल्पनिक कहानी अर्थात कल्पना के आधार पर जो लिखी जाती है, और दूसरी होती है वास्तविक कहानी अर्थात जो किसी के जिंदगी और व्यक्तित्व पर घटित होती है। तो कहानी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। इसके पश्चात लेखन आरंभ विधि। लेखन आरंभ विधि पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से लेखन कार्य हमें करना है ताकि हमारी कहानी अपने आप एक विस्तृत रूप ले ले। तो जिन लेखन आरंभ विधि में हमें चर्चा करना है उसमें सर्वप्रथम हमें डायरी में नोट करना है। इसके पश्चात विश्लेषण की आवश्यकता तुरंत नहीं, अच्छे पाठक हमें बनना है, टुकड़ों में हमें लिखना प्रारंभ करना है, प्रतिदिन लिखना शुरू करना है, समीक्षा करना है, संपर्क बनाए रखना है और सोशल मीडिया मंच से जुड़े रहना। तो इस तरह लेखन आरंभ विधि में हम सर्वप्रथम डायरी में नोट करे से प्रारंभ करते हैं। डायरी में नोट करना अर्थात हमें उन तमाम बातों को जो हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं वह डायरी में लिखते चले जाना है, नोट करते चले जाना है। क्योंकि कहानी की परिभाषा भी यही बताती है कि जीवन के किसी एक अंग या भाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना ही कहानी कहलाता है। ये जो परिभाषा मैंने आपके समक्ष रखी यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है कि कहानी किसी व्यक्ति के या वस्तु के जीवन पर या जीवन के किसी एक भाग पर विस्तृत विश्लेषण करना ही कहानी लेखन कहलाता है। तो हमने सर्वप्रथम डायरी में नोट करे पर चर्चा की, अर्थात मनुष्य के
पास अनेक विचार निरंतर घूमते रहते हैं। जरूरी नहीं कि एक विचार पुनः लौट कर आए। इसीलिए जो भी विचार हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं, हमें उन्हें क्रमशः और क्रमबद्ध डायरी में नोट करते चलना है, ताकि उस विचार को हम कहानी में शामिल कर सके, कहानी में उसकी भूमिका बता सके। फिर विश्लेषण। आमतौर पर एक विद्यार्थी कहानी लिखने बैठता है तो जैसे ही वह 3 से 4 पंक्तियां लिखता है, उसका विश्लेषण करने बैठ जाता है। विद्यार्थियों, आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप विश्लेषण तुरंत करने बैठ जाते हैं तो शायद आप उस कार्य में सफल नहीं होंगे। तुरंत आपको ये लगेगा कि मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं। तो बेहतर है कि विश्लेषण आप कहानी के अंत में करें, ताकि आप उसमें जो भी सुधार हो वो कर सकें। तत्पश्चात अच्छे पाठक बने। जी हाँ, कहानी लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी रचना है जिसके लिए हमारे पास विचारों का अथाह भंडार होना चाहिए। और विचारों का अथाह भंडार का सबसे सशक्त माध्यम है कि हम पाठक बने, अर्थात पढ़ने में हमारी रुचि हो। जैसे जैसे हम अनेक पढ़ाई वाली चीजों से जुड़ते जाते हैं, अच्छे पाठक बनते हैं, हमारे पास विचारों की प्रधानता हो जाती है और ऐसी अनेक बातों की जानकारी हमें हो जाती है जो हम अपने कहानी की रचना में निभा सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं। अर्थात एक अच्छे पाठक बनना एक कहानीकार का सबसे अच्छा गुण होता है। टुकड़ों में लिखें। जी हाँ, जब आप कहानी लिखने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को, उन घटनाओं को टुकड़े में लिखना प्रारंभ करें। जरूरी नहीं कि हम एक बार में सफल हो जाएं, लेकिन जो बात हम टुकड़ों में लिखते चले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्हीं टुकड़ों के आधार पर लिखी गई बातों को हम विस्तार देते हैं। तत्पश्चात प्रतिदिन लिखना शुरू करें। जी हाँ, कहानी लिखने में शुरू में, प्रारंभ में संकोच होगा, हो सकता है हमें बोरियत भी महसूस हो, परंतु जैसे जैसे आप प्रतिदिन लिखना शुरू करेंगे, आपको उस कार्य में रोचकता महसूस होगी और फिर आप निरंतर उस कार्य में प्रगतिशील हो जाएंगे और कुछ न कुछ लिखते लिखते आप एक कथाकार का रूप ग्रहण कर लेंगे। अर्थात प्रतिदिन आपको लिखना शुरू करना है। समीक्षा करें, अर्थात जो भी आपने कहानी तैयार कर ली है, अब आप समीक्षा करिए कि इस कहानी में क्या कमी रह गई है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें इस कहानी में लिखना था वो अधूरी रह गई है। तब आप समीक्षा करके अपनी कहानी में सुधार कर सकते हैं। इसीलिए कहानी में समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। संपर्क बनाएं। आप जितने अधिक से अधिक लोगों से संपर्क बनाएंगे, आपको भाषा और विचारों की ज्ञान उतनी ही अधिक होते जाएगी और जब आपके पास अथाह भंडार हो जाएगा तो स्वाभाविक है आप कहानी को कोई भी रूप दे सकते हैं, कहानी को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। फिर संपर्क बनाने के बाद है सोशल मीडिया मंच से जुड़े। जी हाँ, ये वर्तमान में बहुत अधिक विकसित हो रहा है। हम जितना अधिक सोशल मंच से जुड़ते हैं, स्वाभाविक है हमारे पास नए विचारों की प्रधानता आती है। अर्थात ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा कही हुई बातें जिन्हें हम सुनकर अमल करते हैं, वे सब हमें सोशल मीडिया मंच से ही प्राप्त होती है। अर्थात सोशल मीडिया मंच हमारे लिए
बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डायरी लेखन आरंभ करने की विधि में जब हम कहानी लिखना आरंभ करें तो हमें इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। एक बार पुनः संक्षेप में समझा दूं। डायरी में हमें नोट करते चलना है, विश्लेषण तुरंत न करते हुए कहानी के अंत में अच्छे पाठक बनना है। हमें टुकड़ों में लिखते चले, जो भी छोटी छोटी घटनाएं हैं टुकड़ों में लिखें। प्रतिदिन लिखना शुरू करें, हमें थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन लिखना प्रारंभ करना है। समीक्षा करना है कहानी जब पूर्ण हो जाए कि कहानी में हमने कौन सा मोड़ नहीं दिया है। फिर हमें निरंतर लोगों के संपर्क में रहना है ताकि विचार निरंतर आते रहें। सोशल मीडिया मंच से हमारा जुड़ा होना बेहद जरूरी है। तो ये सभी बातें लेखन आरंभ विधि के अंतर्गत आती हैं कि जब हम कहानी लिखने बैठे तो इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक सोचें, इस पर अमल करें। तो ये तो हो गया आपका लेखन आरंभ विधि। अब हम पढ़ते हैं कहानी के प्रकार। तो कहानी के प्रकार हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सर्वप्रथम आपको बता दूं, कहानी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार, एक तो होती है वास्तविक कहानी, वास्तविक कहानी, और दूसरी कहानी जो होती है वो कल्पना पर आधारित होती है, जिसे हम काल्पनिक कहानी कहते हैं। वास्तविक कहानी और काल्पनिक कहानी, पहले तो इन दोनों को समझ लेते हैं। वास्तविक कहानी ये वे कहानियां होती हैं जो किसी व्यक्ति और वस्तु विशेष के संदर्भ से जुड़ी होती हैं, ये वास्तविक कहानियां होती हैं। और काल्पनिक कहानियां वे कहानी होती हैं जो पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित होती है, अर्थात मनुष्य के मन में जो भी विचार आ रहे हैं उस पर वो कल्पना करके कहानी को जो भी मोड़ प्रदान करता है वह काल्पनिक कहानी कहलाती है। इसके पश्चात अन्य प्रकार जो कहानी के हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है इसमें वर्णनात्मक कहानी, दूसरा है ऐतिहासिक कहानी, तीसरा है आत्मकथात्मक कहानी, संवादात्मक कहानी, पत्रात्मक कहानी, प्रतीकात्मक कहानी, चरित्र प्रधान कहानी, सामाजिक विषय पर आधारित कहानियां, राजनैतिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानियां, घटना प्रधान कहानियां, चरित्र प्रधान कहानियां, भाव प्रधान कहानियां, वातावरण पर आधारित कहानियां, समस्या प्रधान कहानियां, अचेतन कहानी और सचेतन कहानी। संक्षेप में इनके विषय में आपको बता दूं, वर्णनात्मक कहानी वे कहानी होती है जिस पर हम वर्णन करते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु पर वर्णन करना वर्णनात्मक कहानी के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक कहानी ऐसी कहानी जिनका संबंध इतिहास से होता है, उसे ऐतिहासिक कहानी के नाम से जाना जाता है। फिर आत्मकथात्मक, आत्म यानी स्वयं की, अपनी कोई भी कहानी को लिखना आत्मकथात्मक कहानी कहलाता है। संवादात्मक कहानी अर्थात जिसमें संवादों का प्रयोग हो, बातचीत का प्रयोग हो, दो या उनसे अधिक लोग जब आपस में बातचीत करते चले जाते हैं तो उस पर आधारित कहानी संवादात्मक कहानी कहलाती है। पत्रात्मक कहानी, पत्र के माध्यम से जो कहानी बताई जाए या दर्शाई जाए उसे पत्रात्मक कहानी कहते हैं। प्रतीकात्मक, प्रतीक यानी जिसे हमने कुछ मान लिया है, जान लिया है, उसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक कहानी। फिर चरित्र प्रधान, किसी व्यक्ति या विशेष का चरित्र पर आधारित कहानी, जैसे कक्षा 10वीं में आपने देखा था ततारा वामियो कथा, अर्थात ततारा के चरित्र पर वो कहानी आधारित थी, इसीलिए हम उसको चरित्र प्रधान कहानी के अंतर्गत शामिल करते हैं। कक्षा 11वीं में आपने पाठ 1 नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित, उसमें हमने पंडित वंशीधर के बारे में पढ़ा, उसके चरित्र के विषय में पढ़ा। वे कहानियां चरित्र प्रधान कहलाती
सामाजिक विषय पर कहानियां। वैसे तो सामाजिक बहुत से मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर यदि कोई कहानी का निर्माण किया जाता है वह सामाजिक विषय पर आधारित कहानी कहलाएगी। राजनैतिक कहानियां, राजनीति पर आधारित कोई भी कहानी राजनीति कहानी कहलाती है। फिर मनोवैज्ञानिक है अर्थात मनोविज्ञान पर आधारित, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो या फिर कोई भी ऐसा मनोविज्ञान, उस पर आधारित लिखी कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी कहलाती है। घटना प्रधान कहानी, कोई भी ऐसी घटना जो कल्पना पर आधारित हो या फिर वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, वो सभी कहानियां घटना प्रधान कहलाती हैं। चरित्र प्रधान, हमने पहले ही आपको बता दिया है चरित्र प्रधान कहानी। इसके बाद है भाव प्रधान कहानी। भाव प्रधान का तात्पर्य होता है भावना पर आधारित कहानी, अर्थात ऐसी कहानी जो भावना से जुड़ी होती है, भावना प्रधान कहानी कहलाती है। वातावरण प्रधान कहानी, जो देश काल या वातावरण पर आधारित होती है, उसकी पृष्ठभूमि या तो किसी युद्ध से जुड़ी होती है या फिर किसी समसामयिक विषय से जुड़ी होती है। फिर समस्या प्रधान कहानी, किसी भी समस्या पर आप कहानी लेखन का कार्य करते हैं, वह समस्या प्रधान कहानी कहलाती है। अचेतन कहानी, अर्थात कोई भी निर्जीव वस्तु, जड़ वस्तु, उस पर कोई कहानी तैयार करना अचेतन कहानी कहलाता है। सचेतन अर्थात सजीव वस्तु, जीवित व्यक्ति, जीवित वस्तु, उस पर आधारित कहानी लेखन सचेतन कहानी कहलाता है। तो ये हमने कहानी के दो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक कहानी के उपभाग देखे, उप प्रकार देखे। लगभग इतने प्रकार की कहानी हम लोग अपने दिनचर्या में अमल में लाते हैं, देखते हैं। तो ये थी वह सभी कहानियां, कहानियों के प्रकार जिस पर कहानी लेखन कार्य किया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे कहानी के तत्वों पर। कहानी के तत्व, जी हाँ, कहानी के तत्व किसी भी कहानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी के तत्व किसी भी कहानी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आमतौर पर कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। 6 तत्व। सबसे पहला है कथा वस्तु। आप सभी इसे लिखते हैं, कथा वस्तु। दूसरा है पात्र व चरित्र, चित्रण, पात्र व चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद। चौथा है इसमें देश काल तथा वातावरण, देश काल तथा वातावरण। पांचवा है उद्देश्य और अंतिम है इसमें भाषा शैली, भाषा शैली। तो कहानी लेखन हेतु इन 6 बिंदुओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना इन तत्वों के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। इन सभी तत्वों का होना हर कहानी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैं इन सभी तत्वों को पहले आपको विस्तार से समझा दूं कि किस तरह से ये सभी तत्व कहानी लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कथा वस्तु, जब भी आप कोई कहानी लेखन कार्य करने जा रहे हैं तो आपको उस कहानी की वस्तु विषय सामग्री तैयार करनी होगी, अर्थात कहानी आप किस आधार पर लिखने जा रहे हैं। दूसरा है पात्र व चरित्र चित्रण। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तत्व है पात्र व चरित्र चित्रण। ऐसी कोई कहानी नहीं होती जिसमें कोई पात्र और उसका चरित्र चित्रण ना हो। जिस तरह नमक का दारोगा में आपने देखा वंशीधर और आलोपी। कक्षा 11वीं में पाठ 7 रजनी आपने देखा, जिसमें रजनी का जो पात्र था, चरित्र चित्रण था, वो कितना सटीक बताया गया। तो पात्र व चरित्र चित्रण कहानी का महत्वपूर्ण तत्व है। संवाद,
संवाद का किसी भी कहानी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश काल तथा वातावरण, कहानी किस वातावरण पर तैयार की जा रही है, वो कौन सा महीना हो सकता है, कौन सा समय हो सकता है, किस शहर और वस्तु स्थिति की बात की जा रही है, वो देश काल तथा वातावरण में शामिल किया जाता है। उद्देश्य, ऐसी कोई कहानी नहीं होती है जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता। विद्यार्थियों, आप सभी फिल्म देखने जाते हैं, आप देखते हैं कि उस फिल्म से हमें कोई ना कोई उद्देश्य मिलता है, प्राप्त होता है, अर्थात उस फिल्म के आधार पर हमें कुछ ना कुछ जानकारी प्रदान की जाती है। और आखिरी जो बिंदु है, तत्व है, वो है भाषा शैली। कहानी का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण तत्व है भाषा शैली। हमारी कहानी की भाषा इतनी सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए कि वो जन जन तक सुलभता से पहुंच सके, वे उसे आसानी से समझ सके। यदि इन बिंदुओं का अभाव हमारी कहानी में होता है तो स्वाभाविक है हमारी कहानी कहीं न कहीं अपूर्ण हो जाती है। अतः हमें कहानी लेखन के समय इन बिंदुओं को विस्तार से समझना होगा और कहानी लेखन में इसकी उपयोगिता दर्शानी होगी। तो ये थे कहानी के महत्वपूर्ण तत्व। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं ताकि हम कहानी लेखन के समय इन सभी बिंदुओं को, जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखाया है, हम इन सभी बिंदुओं को अपनी कहानी में दर्शा पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। तो विद्यार्थियों, मैं जो कहानी आज आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं, मैं उस कहानी का शीर्षक सर्वप्रथम आपको बता दूं, बारिश की एक रात। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है बारिश की एक रात। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कहानी है, यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। सत्य घटना जो कि मेरे मित्र पर बीती है, आप बीती है, जिसे मेरे द्वारा कलम प्रदान किया जा रहा है। आप सभी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए। एक समय सावन का महीना प्रारंभ हो चुका था। मेरा मित्र बेमित्रा में रहता था। उसकी सासू माँ नागपुर में रहती थी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वो एक बार अपने बेटी और दामाद को देखें। उन्होंने दामाद से फोन पर बात की। दामाद ने उन्हें तुरंत बेमित्रा बुलाना चाहा। वे अगले ही दिन बेमित्रा आ गई। दिन भर उनके साथ सभी लोगों ने बहुत मस्ती की और खुलकर उनसे सारी बातचीत की। दोपहर को उन्होंने इच्छा जागृत की कि वे अपनी दूसरी बेटी, जो कि बिलासपुर में रहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं। मेरा मित्र चूंकि अपने कार्य में अत्यंत व्यस्त था, तो उसने यह कह दिया कि वो तो नहीं जा पाएगा, परंतु उसने एक निजी कार से अपनी पत्नी, पुत्री और सासू माँ को बिलासपुर के लिए रवाना कर दिया। जब ये सभी बिलासपुर पहुंचे, वहां पर उनका आतिथ्य सत्कार हुआ और शाम को 6 बजे सासू माँ ने वहां से वापसी की बात कही। जब वे वापस बेमित्रा आ रहे थे, तभी मेरे मित्र की सासू माँ ने कहा कि वे राजनांदगांव भी जाना चाहती हैं, क्योंकि वहां पर उनकी एक अन्य पुत्री भी रहती हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने ही दम पर एक नया घर बनाया है। वह उनके घर को और उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब वे बेमित्रा पहुंचे तो मेरा मित्र भी उनके साथ राजनांदगांव जाने के लिए तैयार हुए। ये सभी राजनांदगांव लगभग रात के 8:30 बजे पहुंच गए। जब 8:30 बजे ये राजनांदगांव पहुंचे तो वहां उनकी बेटी ने इनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया, सम्मान किया। तत्पश्चात मित्र की सासू माँ ने कहा कि वे अपनी तीसरी बेटी, जो राजनांदगांव में रहती है, उन
यहाँ 2-3 दिन रहना चाहती हैं। तो मित्र ने कहा कि वो तो नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे अति आवश्यक कार्य है। तो मेरा मित्र अपनी पत्नी के साथ रात के 11 बजे वहां से निकल पड़ा। जैसे ही वे राजनांदगांव से निकले, मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। चूंकि आना भी बेहद जरूरी था, तो ये सभी बिना रुके उसी निजी कार से वहां के लिए अर्थात बेमेतरा के लिए रवाना हुए। जब ये बेमेतरा आ रहे थे तो आधे रास्ते में धमधा नाम का एक छोटा सा शहर पड़ता है। वहां से ठीक 1 किलोमीटर पहले एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मेरे मित्र ने उस कार पर सवार व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, लेकिन चालक और उनकी पत्नी ने उन्हें पहले तो इनकार कर दिया। फिर मेरे मित्र ने मुझे फोन किया। फोन पर मैंने वर्तमान में जो सामाजिक गतिविधियां और अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर उसे महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये कहा कि वो अपने दृष्टिकोण से फैसला ले, क्योंकि वर्तमान में हमारे समाज में चोरी, डकैती, अपराध ना जाने कैसी वारदात हो रही है। मित्र ने कार चालक और अपनी पत्नी से काफी विचार विमर्श किया और पत्नी ने भी उन्हें ये कहा कि जमाना ठीक नहीं है। ऊपर से पुलिस की सहायता करना कभी कभी अपने लिए भी घातक हो जाता है। वे सभी वहां से रवाना हुए। जब ये बेमेतरा पहुंचे तो किसी की आंखों में नींद नहीं था। सबकी आंखों में वही दृश्य बार बार नजर आ रहा था। किसी तरह सुबह हुई, वो पल कटा और जब मित्र ने अखबार में देखा तो वही घटना जो धमधा से 1 किलोमीटर पहले घटित हुई थी, विस्तार से छपी हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि बेमेतरा के रहवासी राम मनोहर लाल गत रात्रि कार दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुई। मित्रों, ये वही राम मनोहर लाल थे जो मेरे मित्र के परम मित्र थे। अर्थात मेरे मित्र को अपने ऊपर इतनी ग्लानि महसूस हुई, इतना गुस्सा आया कि काश वे कुछ समय के लिए वहां रुकते, उनकी मदद करते, तो शायद उनका मित्र आज उनके पास होता, जीवित होता। उसके बाद से उन्होंने हमेशा राहगीरों की मदद की, उनकी सहायता की। तो विद्यार्थियों, ये तो थी कहानी मेरी, जो मैंने अपने मित्र पर आधारित एक सत्य घटना आप बीती आप तक पहुंचाई। तो विद्यार्थियों, आप भी इसी तरह की कहानी लेखन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अपने मन में उमड़ते विचारों को कहानी के रूप में प्रधानता दे सकते हैं और एक अच्छी कहानी का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, कहानी लेखन संबंधी बातें, जो कि आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की वो मैं एक बार पुनः आपको बता दूं। हमने कहानी की परिभाषा देखी थी, प्रेमचंद द्वारा रचित, कि जीवन के किसी एक अंग या भाग पर विस्तार पूर्वक जानकारी देना। फिर हमने कहानी के तत्व देखे। कहानी के तत्व में हमने कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, फिर हमने उद्देश्य देखा और अंत में भाषा शैली। फिर कहानी के प्रकार में हमने मुख्य रूप से 2 प्रकार देखे थे, वास्तविक कहानी और काल्पनिक कहानी। वास्तविक कहानी और काल्पनिक कहानी को हमने इन बिंदुओं में बांटा था। तत्पश्चात हमने लेखन आरंभ विधि में किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना था, इस पर चर्चा की कि डायरी में हमें नोट करना था, विश्लेषण करना था, अच्छे पाठक हमें बनना है, टुकड़ों में लिखना प्रारंभ करना है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखना है, समीक्षा करना है जो भी हमने लिखा, संपर्क हमें निरंतर बनाए रखना है और सोशल मीडिया मंच से जुड़े रहना है। तो इन सभी बिंदुओं को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप अवश्य एक कुशल कहानीकार बन सकते हैं, कहानी लेखन में अपनी रुचि
जागृत कर सकते हैं। इस बिंदु को अंत करने से पूर्व आपको मैं गृह कार्य बता देता हूं, जो कि आपको ERP में जाकर अपलोड करना है। तो आप सभी आज का गृह कार्य लिख लें। गृह कार्य प्रश्न 1, किसी भी विषय वस्तु पर लगभग 500 शब्दों की कहानी लिखें। गृह कार्य पुनः सुन लें। किसी भी विषय वस्तु पर, वो कोई घटना हो सकती है, आप बीती हो सकती है, उस पर आधारित आपको 500 शब्दों की एक कहानी लिखना है। आप सभी कहानी को 2 से 3 दिन में लिखकर ERP वेबसाइट में जाकर इसे अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।